नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष ज्योतिष के कुछ जिज्ञासु प्रश्न को लेकर के। प्रश्न है बहुत सारे मन में उठते रहते निरंतर, और उठना भी चाहिए, क्योंकि जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह आना बंद यदि हो गया आपके जीवन में, तो समझिए कि आपकी जिज्ञासा खत्म हो गई। और ज्योतिष तो एक अथाह समुंदर, अथाह सागर है। इसमें तो जिज्ञासा खत्म होनी ही नहीं चाहिए। इतना बृहद विषय है ये कि अब क्या होगा और इसके आगे क्या होगा, इसका क्या होगा। ये निरंतर यदि आपके मन में प्रश्न उठता है तो समझिए आप भी मेरी तरह ज्योतिष के विद्यार्थी लगातार बने रहेंगे। तो आइए बिल्कुल विलंब करते हुए चलते हैं अपने विषय पर। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर दूंगा अपने ज्ञान के अनुसार जितना मैं जानता हूं। यदि कोई त्रुटि हो तो आप उसको कमेंट में पूरा कर सकते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न जो है कि कारको भाव नाशाय कितना सत्य है। कारको भाव नाशाय कितना सत्य है। तो आपको मैं यहां पे एक कुंडली बना रखा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली, इसके बारे में बताऊंगा, और यहां पे मैं आपको एग्जांपल देके समझाते जाऊंगा। कारको भाव नाशाय, कब ऐसा कारको भाव नाशाय का सूत्र कब होता है? जब कोई कारक भाव, जैसे कि पंचम भाव बृहस्पति, यहां पे मान लीजिए यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब यहां पे ये पंचम भाव, यहां के कारक जो होते हैं वो बृहस्पति होते हैं। सप्तम भाव के कारक पुरुष के कुंडली में शुक्र होते हैं और स्त्री के कुंडली में बृहस्पति होते हैं। भाग्य के कारक जो होते हैं कौन होते हैं? बृहस्पति होते हैं। अब मान लीजिए किसी के कुंडली में, किसी पुरुष के कुंडली, मान लीजिए ये किसी पुरुष की कुंडली है और यहां पे आकर के और शुक्र बैठ गए, और शुक्र यहां पे बैठ गए और अकेले बैठ गए आकर के, तो क्या होगा? तो जातक के दांपत्य जीवन में थोड़ी बहुत समस्या होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि यहां पे कारको भाव नाशाय का सूत्र लागू होता है तो दांपत्य टूट ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार मैंने देखा है कि ज्योतिष के कई सारे सूत्र जो हैं उसको बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, सप्तम भाव में किसी पुरुष के कुंडली में शुक्र बैठे हों तो ऐसा जातक का जो है दांपत्य में थोड़ी बहुत समस्या चलती रहती है, क्योंकि कारक भाव, क्योंकि इस सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्र होते हैं और कारक भी होते हैं। अब मान लीजिए, अब यहां से मेन विषय प्रारंभ होता है। मान लीजिए कि इसके दोनों तरफ कोई पाप ग्रह बैठ जाए, जैसे सूर्य बैठ जाए यहां पे और यहां पे शनि बैठ जाए, या यहां पे जो है राहु बैठ जाए, यहां पे राहु बैठ जाए, या केतु, मैंने दोनों तरफ से 2 पाप ग्रह बैठ जाए, इसको पाप करता ही दोष में ले ले, तब तो दिक्कत है, तब तो परेशानी है। या मान लीजिए सूर्य और मंगल ने पाप कर्तरी दोष में ले लिया और शनि ने पंचम भाव में बैठ करके सप्तम भाव पर दृष्टि दे दिया, तो तब यहां पे कारको भाव नाशाय वाला सूत्र जो है वो ज्यादा आपको देखने में आएगा। सप्तम भाव मैंने देखा है, अच्छे से देखा है, कई लोग कुंडली में देखा है, और अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो अच्छे से जानते हैं इस विषय को, फिर भी उन्होंने उस कन्या से विवाह किया है, जो ज्योतिष को जानने वाले लोग हैं। और सप्तम भाव में उनका जो शुक्र बैठा है, लेकिन शुक्र पीड़ित नहीं है वहां पे कहीं से, और दांपत्य चलता है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है लेकिन चल रहा है दांपत्य उसका। तो ऐसा थोड़ी है कि जिसके कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में होंगे उसको दांपत्य सुख मिलेगा ही नहीं। उनको कह दूं कि नहीं आपकी शादी होगी ही नहीं, या आप शादी मत कीजिए आपको परेशानी आएगी, नहीं, सिर्फ एकमात्र शुक्र को देख के यहाँ पे मैं नहीं कह सकता। यहाँ पे शुक्र को देख के मैंने, हाँ, शुक्र यदि बहुत पीड़ित है, जैसे पाप कर्तरी दोष में हो, या 2 पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मंगल कहीं से देखे, राहु कहीं से देख ले, केतु कहीं से सप्तम भाव पर दृष्टि डाल दे, पाप कर्तरी दोष में हो, और उसके बाद भी यदि ऊपर से यदि राहु केतु या शनि की दृष्टि पड़ जाए, तब जाकर के योग जो है वो कष्टकारी हो जाता है। तब दांपत्य में नित्य निरंतर परेशानी आती है और डाइवोर्स भी हो जाता है, बल्कि एक नहीं कई सारे मैंने देखा है। तो कारको भाव नाशाय, पंचम भाव को मान लीजिए, पंचम भाव में बृहस्पति यदि बैठे हैं और उस पर 2 पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो क्या होगा? तो संतान बार बार खराब हो जाएगा करके, संतान से जातक को सुख नहीं मिलेगा जीवन में। यदि प्रयत्न करने के बाद संतान बच भी जाए तो कहीं ना कहीं उसमें समस्या होती है।
तो ये सारी चीजें आपको देखने की आवश्यकता है। यहाँ पे सिर्फ एक बात में कह देने से कि कारको भावनाशाय का सूत्र, हाँ कारको भावनाशाय का सूत्र लागू होगा क्योंकि हमारे महान ज्ञानी ऋषि मुनियों का मत है वो, लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस लागू है यहाँ पे, उसको देखना पड़ेगा आपको, तब जाकर के ये आपको समझ में आएगा और आपका ये काम होगा। आगे चलते हैं। शनि पंचम भाव में अच्छा या बुरा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शनि यदि ऐसे भी शनि गोचर में यदि पंचम भाव में यहाँ पे आके शनि बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ पे शनि बैठ गए, या किसी व्यक्ति के कुंडली में शनि यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या होगा, याद रखिएगा। पंचम भाव है, शनि जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो शनि सूर्य के घर में बैठेंगे तो सबसे पहले आपको तो यह देखना है कि जहां पे कोई ग्रह बैठा है जिस राशि में, उससे तात्कालिक मित्रता में है कि शत्रुता में है। जैसे कि शनि जो है वो सूर्य के नैसर्गिक शत्रु हैं। अब यदि तात्कालिक मित्रता में भी यदि वो न बैठे और तात्कालिक मित्रता भी यदि उनकी न बैठे तो परम शत्रु हो जाएंगे, तब तो ये शिक्षा भी कहीं ना कहीं जाकर का डिस्टर्ब कर देंगे। लेकिन यदि शनि से सूर्य 3 घर आगे, यानी यहां 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 बैठे हों या यहां यहां और यहां बैठे हों, 3 घर आगे 3 घर पीछे, तो तात्कालिक मित्रता में रहेंगे, तब उतना ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, जातक शिक्षा ग्रहण कर लेगा अपना। लेकिन शनि यहां शिक्षा तो ठीक कर देंगे, लेकिन कुंडली के सप्तम पे जब दृष्टि डालेंगे, निस्संदेह उनका ही उच्च राशि है, तो क्या करेंगे, तो यहां पे जातक के विवाह में विलंब करा देंगे। कई बार 29 साल में, 30 साल में, 30 साल के बाद विवाह होता है। और तीसरे भाव से सप्तम को देखेंगे, 11वें अपने जो 7वीं दृष्टि से कुंडली के 11th हाउस को देखें, अपने भाव को देखेंगे, और उसके बाद में अपने 9वीं 10वीं दृष्टि से कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे। अब यहां पे एक बात समझिए, यदि मित्र दृष्टि है तब तो ठीक है, यदि मित्र दृष्टि है तब तो ठीक है, लेकिन यदि शत्रु दृष्टि वहां पे है तब तो नुकसान होगा, तब तो जातक परेशान होगा। कैसे होगा, मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यहां पे सप्तम भाव को उच्च दृष्टि डालेंगे, विवाह में लेट करेंगे, लेकिन विवाह बिल्कुल तोड़ देंगे ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अपने ही घर को देखेंगे 11th हाउस को, तो जातक के आय निरंतर अच्छी रहेगी। सेकेंड हाउस को देखेंगे तो जातक के पास धन भी ठीक ठाक रहेगा। अब मान लीजिए यहां पे मुख्य विषय, यहां पे यदि 11 नंबर की राशि यदि हो, यहां पे 11 नंबर लिखा हो, तो ये तुला लगन की कुंडली हो जाएगी। और यहां पे 11 यदि लिखा हो तो शनि की 11 नंबर के घर में बैठ के शनि जातक की शिक्षा अच्छी कर देंगे, क्योंकि वो स्वराशि के तो बैठेंगे कुंभ राशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में, और वहां से तीसरी दृष्टि डालेंगे तो यहां मेष राशि आएगी। तो जातक के विवाह में समस्या करेंगे, जातक के वैवाहिक जीवन में समस्या करेंगे। और यहाँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे सूर्य की राशि आएगी, तो क्या करेंगे, तो जातक के आय को बाधित कर देंगे, यानी दाम्पत्य भी गया, आय के सोर्स भी गया। 5 6 7 और 8 और मंगल की राशि पर दृष्टि डालें कुंडली के दूसरे भाव में, तो जातक के पास धन भी संग्रह नहीं होगा। अब जिस जातक की जिंदगी में दाम्पत्य ठीक ना हो, आय ठीक ना हो, धन संचय नहीं हो, तो जाहिर सी बात है उसके दाम्पत्य जीवन में समस्या आएगी ही आएगी। क्यों, क्योंकि जीवन में मात्र विवाह कर लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ आपने अचीव कर लिया, ऐसा नहीं है। विवाह के बाद उस वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए धन की बड़ी आवश्यकता है, जातक को कर्म करना पड़ेगा, धन अर्जित करना पड़ेगा। इसीलिए जो 4 त्रिकोण होते हैं, लग्न से बलि चतुर्थ माना गया है, चतुर्थ से ज्यादा सप्तम यानी दाम्पत्य का है, और दाम्पत्य से मजबूत कुंडली के 10वां भाव, ये वाला, यानी कि 1 4 7 10 ये चारों त्रिकोण है, उसमें 10वां को सबसे मजबूत माना गया है। क्योंकि दाम्पत्य का हर घर जो होता है अपने से चौथे भाव उसका सुख का होता है, तो यहां जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, तो दाम्पत्य का सुख किसमें बोला, तो बोला कर्म में। शादी आपने कर लिया, लेकिन यदि आपका श्रेष्ठ कर्म नहीं है यदि, तो आपके कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। धनार्जन में यदि आपके दिक्कत होगा तो आप कैसे अपने जीवन के इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के कली काल में, कली युग में धन की आवश्यकता कहीं ना कहीं, या धन की महत्ता कहीं ना कहीं ज्यादा है, नहीं तो परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। तो शनि की स्थिति को देख करके आप निर्णय कीजिए तो आपको लाभ होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, गोचर कब अच्छा और कब बुरा, गोचर कब अच्छा और कब बुरा। मैंने गोचर में इनके पूछने का जो प्रश्न था कि गुरु जी कैसे पता चलेगा कि गोचर अच्छा है या बुरा है, तो मैंने आपको यहां शनि के एग्जाम्पल समझाया कि शनि यदि मित्र दृष्टि में बैठ करके यदि अपने भाव को देखेंगे ऐसे तब तो अच्छा, लेकिन यदि शत्रु दृष्टि देखेंगे तब नुकसान करेंगे। और मान लीजिए, आइए गोचर की बात करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए
कि गोचर अच्छा और बुरा दोनों के बारे में चर्चा करूंगा। पहले अच्छे के बारे में चर्चा कर लेता हूं। तो मान लीजिए आपके कुंडली में यहां पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा यहां बैठे हुए हैं और बृहस्पति गोचर करते हुए इस घर में पहुंच गए। मान लीजिए यहां पे पहुंच गए चौथे भाव में बृहस्पति उच्च के हो गए और चंद्रमा आपके वहां बैठे हैं और गोचर वसात बृहस्पति के साथ चंद्रमा भी, क्योंकि चंद्रमा 2 दिन में 2.25 दिन में राशि बदल देते हैं, और घूमते हुए यदि कुंडली के चौथे भाव में यहां पे पहुंच गए तो क्या होगा? ये गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा। तो क्या होगा? तो पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, भूमि वाहन मकान आप खरीद सकते हैं। देखते हैं आप कि लोग प्लानिंग करते रहते हैं कि गाड़ी खरीदूंगा, सडनली योग बन जाता है और गाड़ी खरीदा जाती है। तो यही वो योग है। तो यही ऐसा ही योग बन जाता है कुंडली में और अचानक जातक सडनली बोलता है कि आज तो गाड़ी लेना है, चाहे जो भी हो जाए। तो ऐसे ही योग बन जाता है। अब ये तो हो गया सुयोग, अच्छा योग। अब दुर्योग की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि कुंडली में आपके मंगल यदि यहीं बैठे हैं, अपने स्वराशिगत बैठे हैं और शनि गोचर वसात कहीं घूमते घूमते यहां पे आ गए अष्टम भाव में, तो क्या होगा? तो शनि यदि घूमते हुए वहां पे आ गए या शनि की दृष्टि यदि यहां पे पड़ गई और मंगल गोचर वसात इसी वृश्चिक राशि में यदि यहां पे बैठे हों और शनि की दृष्टि पड़ जाए या शनि से संबंध बन जाए, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगा, खून बहेगा, क्योंकि अंगारक योग का निर्माण हो गया। ये शनि मंगल वाली युति बहुत बहुत खराब होती है। एक बार शनि केतु और शनि राहु वाली युति को मैं उतना, क्षमा कीजिए, मंगल राहु और मंगल केतु की युति को मैं उतना खराब नहीं कहूंगा, लेकिन शनि मंगल की युति को मैं बहुत खराब कहूंगा। ये भयंकर दुर्घटना के योग है। तो दुर्घटना होगा, खून बहेगा और सर्जरी होगी। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि गोचर में वो ग्रह आपके कुंडली में जहां बैठा है उसके ऊपर से कौन सा ग्रह पास हो रहा है, आपको दिक्कत होगी। मान लीजिए, सपोज कीजिए, एक और समझाता हूं थोड़ा, क्योंकि गोचर बहुत ही बृहद विषय है, इसमें मेरा बहुत सारा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। मान लीजिए शनि गोचर वसात आपके कुंडली में यहां पहुंच गए लग्न में। अब चूंकि शनि लग्न में नीच के होते हैं और गोचर में यदि शनि आपके लग्न में ही यदि भ्रमण करने लगे या यदि ये सप्तम भाव आपकी कुंडली में, ये जो मेष राशि आपकी कुंडली में सप्तम भाव बनती है, तो क्या करेंगे? लग्न में यदि आएंगे शारीरिक कष्ट देंगे आपको, शारीरिक कष्ट देंगे, शारीरिक पीड़ा देंगे, आपको परेशान करेंगे, आपके सारे काम विलंब कर देंगे, शरीर की पीड़ा भी होगी और काम में विलंबता भी होगी। सप्तम में आ जाएंगे, दाम्पत्य को इफेक्ट करेंगे, दाम्पत्य को खराब करेंगे और उसमें से कहीं पाप ग्रह की, कहीं राहु केतु इत्यादि की दृष्टि कहीं गोचर में पड़ गई तो और भी खराब योग का निर्माण वहां पे हो जाएगा। तो आपको ये भी देखना है। तो इस प्रकार से गोचर काम करता है, इसको आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि 12वें भाव का स्वामी पंचम में उच्च का हो तो, यदि 12वें भाव का स्वामी पंचम में उच्च का हो तो ये कब होगा? अब जरा समझिए ये कब होगा। इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल प्रॉपर नहीं दूंगा तब तक समझ में कई लोगों को मेरी बात नहीं आएगी। ये कब होता है? तो ये सिर्फ होता है वृश्चिक लग्न के कुंडली में 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहां 7 नंबर घर के मालिक बनेंगे शुक्र। वो कुंडली में यदि यहां पे कुंडली के पंचम भाव में आके बैठ जाते हैं तो क्या होगा? तो यहां पे उच्च के हो जाएंगे शुक्र। तो उच्च के हो जाएंगे तो ये कैसा नुकसान देगा कि फायदा देगा, जातक को बताता हूं मैं आपको। तो ये सप्तम भाव चूंकि जो है वो किसका है? तो सप्तम भाव जो है हॉस्पिटल के खर्चे का है, व्यय का भाव है, विदेश का भाव है, और ये पंचम भाव शिक्षा का भाव है। अब उसमें आपको देश काल परिस्थितियों को रखते हुए आपको प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। यदि जातक सक्षम है तो हो सकता है उसकी पढ़ाई जो है वो विदेश में हो, या हो सकता है वो जातक हॉस्पिटल से जुड़ के काम करे, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र का बैठना, ऐसा जातक डॉक्टर बनता है, उसकी बायोलॉजी बहुत अच्छी होती है, बायोलॉजी में बहुत निपुण होता है, तो यहाँ पे वो योग बन जाएगा। तो हो सकता है जातक डॉक्टर बने, हॉस्पिटल के भाव। अब जरूरी नहीं कि हॉस्पिटल, हाँ, लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, क्योंकि हॉस्पिटल का स्वामी आके संतान भाव बैठा है, तो कई बार संतान के चक्कर में हॉस्पिटल में पैसे भी खर्चा होते हैं। डॉक्टर बनने के लिए अच्छा योग है, विदेश पढ़ाई के लिए अच्छा योग है, प्रेम में सफलता प्राप्ति के अच्छा योग है। अब ये मत देखिए कि 12वें भाव का स्वामी नहीं, यहाँ पे वो पंचम भाव बैठा है, जातक प्रेम विवाह करता है, तो कई सारे मामलों में अच्छा है। तो ये बहुत बढ़िया है। खराब हमेशा 6, 8, 12 के स्वामी खराब देंगे ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला, उनका प्लेसमेंट आपको देख के चलना है। तो ये बढ़िया है, खराब नहीं, कुछ परेशानी देगा तो कुछ लाभ भी देगा आपको। विदेश में जाके पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप हर प्रकार से आप सफल हो जाएंगे, हर प्रकार से कामयाब हो जाएंगे। तो हमेशा खराब हम नहीं कह सकते इस चीज को। आगे बढ़ते हैं।
5वें प्रश्न की ओर, शनि और चंद्रमा एक दूसरे से किस भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं? शनि और चंद्रमा एक दूसरे से किस भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं? तो मैं आपको एक बताता हूं बात। शनि और चंद्रमा, जब भी शनि की साढ़े साती आपको या ढैया चले और गलती से भी यदि चंद्रमा जो है आपका शनि से दृष्ट हो, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो। जहां तक मानसिक रूप से सबसे ज्यादा चिंतित रहता है इसमें, उसका मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो अच्छा चलते चलते अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुरंत परेशान हो जाएगा। लेकिन यदि यदि शनि से चंद्रमा तीसरे बैठे हों, समझिएगा थोड़ा बात, तो यहां पे शनि पे चंद्रमा की दृष्टि तो पड़ेगी, लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा तीसरे और 11वें का योग है जहां शनि पे दृष्टि पड़ेगी। मानसिक परेशानी तो होगी, लेकिन फिर भी ये अच्छा योग माना गया है, इसमें जातक बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा। या चंद्रमा से छठे शनि बैठे हों तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तब भी जातक ठीक से चल जाएगा। तो यहां पे या चंद्रमा से यहां पे शनि से चंद्रमा यहां बैठे हों, 11वें बैठे हों, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार के यदि योग बना हुआ है, छठे बैठे हो, तीसरे बैठे हो या 11वें बैठे हो, तब तो विशेष ज्यादा परेशानी नहीं आती है। लेकिन कहीं चंद्रमा, यहां पे चंद्रमा पे फिर से कहूंगा, शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी, मानसिक थोड़ी बहुत चिंताएं बनी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक उन्नति तरक्की शनि के साढ़े साथी में नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल सीधा मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरी कुंडली में ऐसे योग हैं, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है। आप शनि की आराधना करते रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन बाकी यदि कोई भी योग बनता है तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं माना जाता है, या शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ गई यदि, तो बहुत अच्छा नहीं माना गया है। तो इस विषय को आप ऐसे जानिए, ऐसे समझे रहिए, तो यकीन है कि ये विषय आपके समझ में, ये भी आपके आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। अष्टम पति अष्टम में हो और पीड़ित हो, तो आइए इस कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा। मैं इसीलिए लिया हूं ये कुंडली, इस कुंडली की बृहद चर्चा करूंगा मैं। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा अभी स्थिति इनकी ठीक नहीं है। ये कुंडली मेरे पास एक आई थी, कम से कम हफ्ते दिन पहले आई थी, और इनकी स्थिति ये थी कि ये आईसीयू में एडमिट थी। 1979 का इनका जन्म है, उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। अब ये आईसीयू में एडमिट थी और बिल्कुल बुरी स्थिति में, एकदम क्रिटिकल कंडीशन में थी। और मेरे से प्रश्न आया क्या कि इनका आयु है या नहीं है, बच पाएंगी कि नहीं बच पाएंगी। और आज मैं आपको बता दूं कि कुछ विशेष मंत्रों का इनका जाप हुआ, कुछ पूजा पाठ हुआ, और ये अभी खाना पीना खा रही है, बात कर रही है। तो मैंने ऐसा कैसे कह दिया, आइए देखते हैं। अष्टम पति अष्टम भाव में यहां पे है शुक्र, और लग्नपति भी है। तो लग्नेश जिस भाव में जाता है उस भाव की वृद्धि करता है। और यदि कोई ग्रह अपने दूसरे राशि में बैठा हो तो अपने पहले राशि के बल को बढ़ा देता है। यानी कि शुक्र यहाँ पे लग्नेश होकर के और अष्टमेश होकर अष्टम भाव बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है यदि अष्टमेश अष्टम भाव में बैठे तो जातक की आयु दीर्घ होगी, क्योंकि लग्नेश है वो अष्टम के प्रभाव को बढ़ा देगा करके। तो अष्टम भाव मृत्यु का है, तो अष्टम भाव आयु का भी है, तो आयु की वृद्धि कर देगा। नंबर 1। नंबर 2, आयु के कारक कौन, शनिदेव। क्या शनिदेव की दृष्टि यहां पे पड़ रही है? और मैंने आपको पहले भी सूत्र बताया था कि यदि लग्नेश पे यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए, या अष्टमेश पे यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए, अष्टम भाव पे पड़ जाए, तो जातक की आयु ठीक होती है, जातक दीर्घायु होता है। तो यहाँ पे लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही शुक्र हैं, और शनि यहां से जोड़ेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अपनी 10वीं दृष्टि से अपने मित्र राशि में बैठे हुए शुक्र को और अष्टमेश दोनों को देख रहा है, यानी जातक की आयु ठीक है। दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में कौन सी राशि आती है? वृश्चिक राशि आती है, तो मंगल वहीं पे बैठे हैं, यानी कि ये भी प्लस पॉइंट है। तो ये देखकर मैंने इनको बोला कि नहीं, जातक की आयु ठीक ठाक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ठीक है, ये ठीक हो रही हैं, ये ठीक हो जाएंगी, मुझे यकीन है। कुछ ग्रहों की अंतरदशा महादशा इत्यादि वो देख करके मैंने इनको बताया हुआ है। तो हमेशा ही आप याद रखिए कि अष्टम भाव में बैठा ग्रह जो है, अष्टम भाव में, यहां पे प्रश्न था कि अष्टम पति अष्टम भाव में हो और पीड़ित हो। पीड़ित है शनि से, कुछ परेशानियां हैं, वो अलग छोड़ दीजिए, वो अलग है, लेकिन जातक की आयु पीड़ित नहीं होगी, जातक संपूर्ण जीवन भोगेगा अपना। तो ये हरि कृपा से ठीक हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। ज्योतिष के इतने सारे सूत्र कैसे याद रखें? ये बहुत रोचक विषय है कि ज्योतिष के इतने सारे सूत्र हैं, ज्योतिष में बहुत सारे सूत्र हैं, तो कैसे याद रखें? आपको एक बात बताता हूं। जब हम या मान लीजिए ऐसे समझिए, जब एक डॉक्टर जब पढ़ाई करता है
तो उसको बायोलॉजी में कितने सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है कि ये ऐसे है, ये सेल है, उसकी ये कोशिकाएं हैं, उसमें विभाजित होती हैं, ये बनती हैं। अब दुनिया भर की पढ़ाई, चूंकि उसका प्रारंभिक दौर है तो वो उस चीज को सीखता है, उस चीज को सीखता है। लेकिन जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है, या मान लीजिए ऐसे एक और बात समझिए कि एक सैनिक है, वो लड़ाई के 50 तरीके सीखता है, लेकिन युद्ध भूमि में वो सारे तरीके काम नहीं आते हैं, उसको वहां पे अपना सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। उसी प्रकार एक डॉक्टर को भी जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाकर ऑपरेशन करता है तो उसकी बायोलॉजी की जो पढ़ाई है वो वहां पे काम नहीं आती है, उसका तजुर्बा वहां काम आता है, उसका कितना एक्सपीरियंस है वो देखा जाता है, और वो प्रैक्टिकली जो वहां पे कर दिया वही फाइनल होता है। तो युद्ध भूमि में लिया गया फैसला भी एक सैनिक के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार एक ज्योतिषी के लिए तत्काल लिया गया निर्णय अपने सूझबूझ से, अपने सूझबूझ से। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में तो सामान्य सूत्रों की चर्चा हुई है, लेकिन कई सारे कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, कई सारी चीज ऐसे आ जाएंगे जो आपने पढ़ाई नहीं है, तो वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना है। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? ये हरि कृपा से होगा, ये हमारे और आपके चाहने से नहीं होगा। वहीं दो डॉक्टर की क्लिनिक होती है, एक डॉक्टर बहुत चलता है और एक डॉक्टर बहुत क्वालिफाइड है, वो नहीं चल पाता है, और एक डॉक्टर सामान्य एमबीबीएस करके बैठा है, स्पेशलाइजेशन भी नहीं है, फिर भी वो अच्छा चलता है। क्यों? हरि कृपा। हरि चाहे तो क्या न हो जाए, हरि चाहे तो सब संभव है। तो जो हरि के नित्य आराधना करते हैं, क्या संभव नहीं है? तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बताया कि ज्योतिषी को आध्यात्मिक होना चाहिए। यदि आध्यात्मिक आप हैं, यदि आप श्री हरिनारायण में विश्वास रखते हैं, अपने आप कुंडली सामने पढ़ते ही आपको अपने आप समझ में आने लगा कि क्या परेशानी है और क्या उपाय बताने से लाभ होगा। इसके लिए निरंतर आपको, नित्य निरंतर आपको जो है वो अपने इष्ट की साधना करनी चाहिए। तो ज्योतिष के सूत्र तो याद रखिए, साथ ही साथ जो है आध्यात्मिक बनिए। एक छोटा सा, एक मामूली आदमी भी जो बहुत ज्यादा नहीं जानता है, एक सामान्य उठा के कुछ दे देता है, जाइए पर काम हो जाएगा, तो काम हो जाता है उसका। तो ऐसे ही श्री हरि की जब कृपा होती है तो सब संभव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, यदि सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष में हो और दाम्पत्य खराब हो जाता है क्या? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान लीजिए, एक तो मैंने आपको शुरू में बताया था, अब सिर्फ मान लीजिए यहाँ पे सप्तम भाव है, यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, यहाँ पे शुक्र की राशि है, और यहाँ पे शनि बैठ गए, और यहाँ पे राहु बैठ गए मान लीजिए। तो इन्होंने क्या किया, सप्तम भाव को पाप कर्तरी दोष में ले लिया। तो क्या दाम्पत्य बिल्कुल खराब कर देंगे क्या? ऐसा नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पुरुष की कुंडली है तो उसके सप्तम भाव के स्वामी कौन बन गए? तो शुक्र बन गए, मैंने आपको जैसे बताया। अब शुक्र बन गए, अब शुक्र यदि कहीं उच्च के बैठे, मान लीजिए शुक्र पंचम भाव में उच्च के बैठ जाए और आप कहें आपका तो पाप कर्तरी दोष है, तो आपका दाम्पत्य ठीक नहीं होगा, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भाव के स्वामी को भी देखना है। अब इस भाव पे कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, कहीं बृहस्पति बैठ करके यहाँ एकादश भाव में शुक्र को भी देखें और सप्तम भाव को भी देख लें, तो खराब नहीं होगा दाम्पत्य जीवन। यहां आपको मैंने बताया कि आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। ज्योतिषी को त्वरित निर्णय करने वाला होना चाहिए। कुंडली आते हैं कि क्या इस कुंडली में समस्या है, एक नजर में पकड़िए उसको। मैंने आपको पहले भी एक सूत्र दिया था कि किसी ग्रह की महादशा में जिस ग्रह की अंतरदशा चलती है और जिस चीज का कारक हो, जिस भाव का स्वामी हो, उसी भाव की, मान लीजिए राहु में यदि शुक्र का अंतर चल रहा है और आपने देखा कि पाप कर्तरी दोष है और जातक आपके पास आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसके दाम्पत्य में या उसके व्यवसाय में कहीं ना कहीं समस्या है। तो सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष में है तो सिर्फ दाम्पत्य मत देखिए। फिर यहाँ पे आप ये देखिए, उसका पार्टनरशिप में व्यवसाय करेगा तो वहां नुकसान खा जाएगा, पार्टनर उसको धोखा दे देगा, तो पार्टनरशिप में व्यवसाय नहीं करना चाहिए। लेकिन ये शुक्र उच्च का है तो शुक्र दाम्पत्य का कारक है, तो जातक का दाम्पत्य खराब नहीं होगा। हाँ, हो सकता है जातक पत्नी से दूर रहे, पत्नी का संपूर्ण सुख न मिले, उसमें कहीं बाधा हो सकता है जातक विदेशवास करे, पत्नी उसकी भारत में हो, कई सारे कारण हो सकते हैं। आपको देश काल और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रेडिक्शन करना है। और ये नहीं कि अपने ही गाते रहिए, नहीं, अगले वाले से पूछना भी है कि क्या ऐसा मैं सही बोल रहा हूं। ये जानते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कोई भी ज्योतिषी भगवान नहीं होता है, बस श्री हरि कृपा से और अपने अध्ययन से ही जो बताता है। तो इसमें आप अगले वाले से पूछ के और भी आप आगे बढ़ते रहें कि ऐसा है क्या, उससे क्लियर कीजिए और फिर आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा यदि ज्यादा पीड़ित हो तो, अच्छा प्रश्न है, चंद्रमा यदि बहुत ज्यादा पीड़ित हो तो क्या होता है? तो चंद्रमा का पीड़ित होना
आप जानते हैं कि केमद्रुम दोष जो है, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं बैठे तो केमद्रुम दोष का निर्माण होता है। अब चंद्रमा मनशो जाता, चंद्रमा मन का मालिक है और चंद्रमा बहुत पीड़ित हो जाए। चंद्रमा यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके कुंडली में चंद्रमा, यहाँ क्षमा कीजिए, चंद्रमा यदि आपके कुंडली में मान लीजिए कि आपके कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा हो मान लीजिए, और शनिदेव यहाँ बैठे हों, शनि की दृष्टि पड़ गई 7वीं चंद्रमा पे, कहीं से राहु की दृष्टि पड़ गई और पहले से केमद्रुम दोष में है और बहुत पीड़ित है, तो क्या होगा? तो जातक का मन स्थिर नहीं रहेगा, वो डिप्रेशन यानी अवसाद का शिकार हो जाएगा। मन में उसके विभिन्न प्रकार की बातें आएंगी। कभी कभी मन आएगा कि दुनिया से विरक्ति का मन आएगा, कभी कभी मन आएगा आत्महत्या का विचार मन में आएगा। तो चंद्रमा का बहुत पीड़ित होना मन को बहुत ज्यादा पीड़ित कर देता है। और इस दुनिया में आप मान के चलिए कि मन प्रसन्न नहीं है तो आपके लिए सारे सुखों का होना निर्मूल है, आपके लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि कहते हैं कि मन के हारे हार मन के जीते जीत। तो मन को यदि आपने पीड़ित है आपका मन यदि, तो आपको कहीं चैन नहीं मिलेगा। आप कहीं भी बैठेंगे कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, स्थिर आपका दिमाग नहीं रहेगा। और जिसका चित्त स्थिर नहीं है वो निर्णय भी गलत ही लेता है। मान लीजिए मैंने देखा है, मेरे पास एक आध कुंडलियां ऐसे कई सारी आई हुई हैं कि चंद्रमा पीड़ित है, व्यक्ति ने सुसाइड अटेम्प्ट किया या सुसाइड कर लिया। तो चंद्रमा, क्योंकि उसके लिए ऐसा लगता है कि अब क्या है, उसका मन ही प्रसन्न नहीं है और मन ही तो सब कुछ है। मन ही आपको दुख और सुख का एहसास दिलाता है। तो इसको आप समझने की आवश्यकता है। चंद्रमा पीड़ित है, आप उपाय कीजिए, शिव जी की खूब आराधना कीजिए, भोलेनाथ के चरणों में लीन हो जाइए। दोनों टाइम जो है वो मंत्रों का, नमः शिवाय मंत्रों का जाप इत्यादि कीजिए। चंद्रमा अपने आप आपका अच्छा होगा। पूर्णिमा का व्रत रखिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ प्रदान कीजिए, पूर्णिमा का व्रत कर लीजिए, श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। शिव जी के शरणागत होइए, लाभ निरंतर आपको मिलते रहेगा। तो चंद्रमा का खराब होना जातक को डिप्रेशन और मानसिक अवसाद की स्थिति पैदा करता है। तो चंद्रमा का पीड़ित होना ज्यादा अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी और 10वां प्रश्न, क्या प्रश्न है? किसी भाव में ज्यादा ग्रह बैठे हो तो? मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, उस पे 3 सीट है। सामान्य रूप से दो ही आदमी बैठ सकता है कानूनी तौर पे, लेकिन उसमें 3 आदमी बैठे, 4 आदमी बैठ जाए, 5 आदमी बैठ जाए तो क्या होगा? दुर्घटनाग्रसित हो जाएंगे आप, कोई गिर जाएगा, या तो बाइक एक्सीडेंट हो जाएगा या तो कोई व्यक्ति गिर जाएगा। तो उसी प्रकार मैंने एक लड़के की कुंडली देखी थी, एक व्यक्ति का, युवक है, 28-29 साल का युवक है। उसके कुंडली के दूसरे भाव में कुंडली के दूसरे भाव में कौन कौन बैठा है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, राहु बैठे हैं और बुध बैठे हैं और शनिदेव यहां बैठे हैं। ठीक, तो कितना ग्रह हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 और राहु यहां बैठे हैं 7 और मंगल भी उसके यहीं बैठे हैं। अब कितने ग्रह हो गए आप जोड़ लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ग्रह बैठे हैं। 6 ग्रह बैठे हैं, 1 2 और 3 4 5 6 7, एक ग्रह कोई छूट रहा है, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो है वो यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं। तो पंचम भाव, उसके धन भाव में कितने ग्रह? 5 ग्रह बैठे हैं। अब यहाँ बैठ के बृहस्पति, तुला लगन की कुंडली थी उसकी, तुला लगन की कुंडली है, और यहाँ कितने नंबर की राशि आएगी? 8 नंबर की राशि आएगी। और शनि यहाँ पे बैठे हैं 11 नंबर की राशि में, उसके यहाँ 11 नंबर का घर आएगा। अब शनि स्वराशि के तो बैठे हैं, जातक शिक्षा में बहुत अच्छा था, पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट था, मैंने आपको जैसे बताया था इसके पहले। और यहाँ से जोड़ेंगे तो 3, यहाँ से 7 और 8 9 10, और शनि की दृष्टि ऊपर से पड़ गई, यानी कि पहले तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात हो गई। सारे ग्रहों को शनि ने देख करके और कहानी खत्म कर दिया उनका। व्यक्ति इतना पढ़ने के बावजूद भी एक सामान्य सा सैलरी पे नौकरी करता है और अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। क्यों? धन भाव उसका खराब हो गया। धन संचय वाला मामला तो उसका बिल्कुल है ही नहीं, और परेशान अलग से। तो जिस भाव में ज्यादा ग्रह बैठते हैं उस भाव के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, उस भाव में कहीं ना कहीं निरंतर परेशानी लेके आते हैं, चाहे वो किसी भाव में बैठ जाए। सुख में बैठ जाएंगे, सुख खराब कर देंगे। दाम्पत्य में बैठेंगे, दाम्पत्य में परेशानी कर देंगे। लगन में बैठ जाएंगे, आपका व्यक्तिगत मल्टीपल कैरेक्टर वाला हो जाएगा। जितने ग्रह यदि लगन में बैठेंगे उस लगन का प्रभाव तो पड़ेगा ही, और साथ में उन सारे ग्रह भी अपना अपना प्रभाव देंगे। तो व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा हमेशा, मुझे करना क्या है, उसको पता ही नहीं रहेगा मुझे करना क्या चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये विषय।
ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्न में बहुत सारे ग्रहों का बैठना या लग्न में बहुत सारे ग्रहों का दृष्टि पड़ना भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाला हो जाता है। डिसाइड नहीं कर पाता है वो व्यक्ति, वो निर्णय नहीं कर पाता है कि मुझे करना क्या है, वो भ्रमित रहता है। उसी प्रकार धन भाव में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे इसका ही ध्यान है, मैंने आपको बता दिया। तो हमारे यहाँ पे जो 10 के 10 प्रश्न जो है हमारे संपूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न आपका है, आप न्यू अपलोड वीडियो पे मुझे दीजिए। आप अपने कुंडली के विषय में भी यदि कुछ आपका प्रश्न है, मेरे ग्रह यहाँ बैठे, मेरे ग्रह वहां बैठे, आप दीजिए, लेकिन बहुत लंबा मत लिखिएगा ताकि मुझे दिक्कत ना हो। 2-4 प्रश्न जो है, 2, 3 या 4 प्रश्न आप नॉर्मली मुझे कर सकते हैं। मैं निस्संदेह ऐसे ही जब प्रश्न का उत्तर दूंगा, 10 प्रश्न हो जाएंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर और आपको आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न हो आपका, सनातन धर्म से संबंधित भी कोई प्रश्न हो, पूजा पाठ से, वो भी आप मुझसे पूछिए, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार जवाब निस्संदेह दूंगा। तो यकीन है आज का विषय आपको पसंद आए होगा। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकॉन को जरूर ऑन कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।